हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम CSIR नेट की पेपर से लेके उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं कि CSIR नेट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आप CSIR नेट के बैच के लिए पेड क्लास में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसका भी इंफॉर्मेशन होगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ स्टार्टिंग से एंड तक देखें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो को शेयर करें जो भी CSIR नेट, IIT जैम या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हायर मैथमेटिक्स के लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट पेड क्लास कि CSIR नेट के लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट है वो कभी भी आपकी दिसंबर या जैन में हो सकती। हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट आपका जो पेपर है वो दिसंबर एंडिंग में या जैन में होने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद यूट्यूब पे हम किस तरीके से टॉपिक को कवर करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि यूट्यूब पे जो फ्री लेक्चर्स होते हैं हमारे वो कैसे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद CSIR नेट का जो पेपर पैटर्न होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर कट ऑफ क्या रहती है कि यानी कि 2011 से लेके 2020 तक अब तक की कट ऑफ के रेंज क्या है वो हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज। इसके अलावा सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बेस्ट बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस बुक्स के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये हम पहले ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर आप एलिजिबल हो तभी आपको ये वीडियो देख के मतलब है, अदरवाइज आपको ये वीडियो देख के मतलब नहीं। तो पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टार्टिंग में ही देख लेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे यही बोलूँगा आपसे कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेड क्लास के बारे में कि कैसे आप पेड क्लास के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मिशन तो टारगेट CSIR नेट GRF 2021-2022, क्यों? क्योंकि हो सकता है मे बी पेपर आपका 2021 में हो या फिर 2022 के स्टार्टिंग में यानी कि जैन में आपका पेपर होने के चांसेस है। तो जो हमारा बैच है CSIR नेट का, वो बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है 11 अक्टूबर, आप यहाँ पे डेट देख सकते हो। 11 अक्टूबर से आपका ये जो बैच है टारगेट CSIR नेट GRF 2021-2022 आपका स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद जो बैचेस हैं सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो बैच अभी स्टार्ट हो रहा है आपका 11 अक्टूबर से, वो स्टार्ट हो रहा है CSIR नेट का। उसके बाद 18 से हम बैच स्टार्ट करेंगे IIT जैम 2022 का। इसके अलावा अगर आप TIFR का फॉर्म भर रहे हो वो भी आपका दिसंबर में ही होने वाला है, तो आपका उसका भी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगा अगर आप TIFR का फॉर्म भरते हो तो। हालांकि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको TIFR के बारे में भी बता दूंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही IIT जैम के लिए कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, जो भी स्ट्रैटेजी वगैरह रहेगी सब हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम CSIR नेट को फोकस कर रहे हैं। तो पेड क्लास में जो टॉपिक कवर किए जाएंगे वो कौन कौन से हैं, तो रियल एनालिसिस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रियल एनालिसिस में आते हैं वो सारे टॉपिक को डिटेल में पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा सेकेंड आपका लीनियर अलजेब्रा। तो रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ये कह सकते हो कि ये दोनों मिलके अगर आपका रियल और लीनियर बहुत अच्छा है तो सिर्फ इन दोनों को अगर आप अच्छे से करके जाते हो और इनके अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो ना, तो आपको बाकी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। यानी कि सिर्फ ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका CSIR नेट एग्ज़ाम क्लियर करवा सकते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि इन दो टॉपिक का इंपॉर्टेंस कितना है। मैं भी आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाऊंगा कि इनका वेटेज क्या रहता है, क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल एनालिसिस हो या लीनियर अलजेब्रा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जैसे मान लो अगर आपका रियल और लीनियर उतना अच्छा ना हो
तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस काम में आता है। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही सिंपल आते हैं, यानी कि सिंपल इन द सेंस ऑफ कि जो उसके क्वेश्चन होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे आपने अगर सेट का पेपर दिया था तो लगभग उसी लेवल का होता है, हालांकि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक CSIR नेट में आते हैं। अदरवाइज आप CSIR नेट का और सेट के लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता जितना कि बाकी टॉपिक्स में होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर आपका रियल लीनियर उतना अच्छा ना हो तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से मार्क्स गेन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा। अब मॉडर्न अलजेब्रा CSIR नेट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। इसका रीज़न ये है कि CSIR नेट में मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चन या तो बहुत सिंपल आते हैं या तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो शायद आपसे एग्ज़ाम में नहीं बनेंगे, या फिर आपको उसके ऑप्शन को लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो इसीलिए CSIR नेट में जो पूछे जाने वाले जो बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसे कि आपको रियल ग्रुप थ्योरी में आपको सिंपल एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कुछ रिंग थ्योरी में मिल जाएंगे और कुछ आपको फील्ड थ्योरी में। वैसे फील्ड थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे सिर्फ डिग्री वगैरह हम देख लेंगे। अदरवाइज मॉडर्न अलजेब्रा में सिर्फ 2 टॉपिक से आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, क्योंकि जो मेन टॉपिक है वो आपका रियल, लीनियर और कुछ हद तक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आपको करके जाओ। क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूँ 2019 में, तो उससे रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड वो डायरेक्टली आप रेसिड्यू थ्योरम और कॉची थ्योरम से कर सकते थे। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स आपको नहीं छोड़ना है। तो कॉम्प्लेक्स हम डिस्कस करेंगे, रियल और लीनियर ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न अलजेब्रा के सिर्फ वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जो प्रीवियस ईयर के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे कि आपका परम्यूटेशन हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। परम्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर, किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना, कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हैं या कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं जिनका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, किसी ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो ये टाइप के क्वेश्चन, या नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर रिंग थ्योरी की बात करूँ तो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, PID, UAD, UFD एग्जाम्पल्स, वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। लेकिन जो मेन टॉपिक है रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अप्लाइड आपका यूट्यूब पे होगा। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि जो फ्री क्लासेस है यूट्यूब पे जैसे आपके चलते हैं, जैसे हमने MS सेट के लिए किया था और वो काफ़ी यूज़फुल रहा था। जिन्होंने भी मेरे सारे वीडियो देखे थे उनके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल हुआ था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आए थे। क्योंकि आपको पता है कि अप्लाइड के बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आते हैं, और मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताया था। तो वो काफ़ी यूज़फुल रहा था MS सेट एग्ज़ाम में। इसके अलावा पार्ट 1 की बात करते हैं, तो यूट्यूब पे हम पार्ट 1 भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 के क्वेश्चन कुछ बहुत सिंपल होते हैं, बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि CSIR नेट में आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है। आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने रहते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको चूज़ करना रहता है कि किस क्वेश्चन में कम टाइम लगेंगे और आपके मिस्टेक्स कम हो, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ऐसे में पार्ट 1 के क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे 15 क्वेश्चन, 20 में से 15 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, बट आपका टाइम बहुत चले जाएगा। तो इसीलिए उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं जो बहुत ही सिंपल हो, आपके मार्क्स भी हो मिले, एक्यूरेसी भी अच्छी हो और आपका टाइम भी बच जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम अभी से करके जाते हैं तो वो क्वेश्चन अगर आप उस डोमेन से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली उनको कर लोगे। इसीलिए हम संडे टू संडे यूट्यूब पे पार्ट A भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप पेड बैच के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक लेने वाले हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो मैं आपको जैसे ही आप ग्रुप में ऐड होंगे तो सब मैं इंफॉर्मेशन आपको एक लेक्चर लेके दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर ये IIT एग्जाम का है, CSIR नेट का ये आपको दिख रहा है कि अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन के लिए करना चाहते हो जिसमें आपको संडे टू संडे टेस्ट रखा जाएगा जो आपकी गिवन टॉपिक्स रहेगी। अब वो आप टॉपिक बता दिया जाएगा, एक ग्रुप बनाया जाएगा जहाँ पे सिर्फ टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट रहेंगे, जिसमें आपको टॉपिक करने हैं, उसके नोट्स वगैरह तो आपको मिल जाएंगे। तो आपको वो गिवन टॉपिक का टेस्ट सीरीज दिया जाएगा।
उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपको एक अगर 3 मंथ तक आप ये कंटिन्यू करते हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ आप मिस्टेक करते हो और किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर बैच स्टार्ट करना चाहते हो जहाँ पे आपको जो प्योर के जो भी टॉपिक है वो आपका पूरा कवर होगा, इसके अलावा अप्लाइड तो आपका यूट्यूब पे चलेगा, तो उसका फीस है 1499। और अगर आप 10 अक्टूबर तक करते हो यानी कि बैच स्टार्ट होने के पहले, तो आपको 20% डिस्काउंट रहेगा, यानी कि आपका 1200 आपका फीस रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो आई होप आपको ये पेड क्लास के बारे में क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि CSIR नेट के बारे में। उसके पहले हम जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लेने वाले अप्लाइड के लिए और पार्ट ए के लिए, उसमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे एक बार वो देख लेते हैं, फिर हम CSIR नेट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पे जो फ्री लेक्चर्स होने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जो टॉपिक यूट्यूब पे क्लियर जो कवर किया जाएगा यानी कि अप्लाइड के टॉपिक्स, तो उसमें जो आपके टॉपिक्स हैं जैसे कि ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट हम PDE यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके टॉपिक कवर किए जाएंगे। COV कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के टॉपिक कवर किए जाएंगे। IE दैट इज इंटीग्रल इक्वेशन के टॉपिक कवर किए जाएंगे। NA यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस। FSV यानी कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल या फिर फंक्शन ऑफ मल्टी वेरिएबल। तो ये जो टॉपिक है ये मैं इसको अप्लाइड में ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें आपको रियल एनालिसिस में वहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ये यूट्यूब पे ही आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके इजीली यहाँ से बन जाते हैं। इसके अलावा मैकेनिक्स के क्वेश्चन। अब मैकेनिक्स के क्वेश्चन क्योंकि MS सेट में हम करके आए हुए हैं, तो वहाँ से अगर आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं तो वो आपके एक्स्ट्रा में काउंट होंगे, क्योंकि ये वो टॉपिक है इसे हम पूरे डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। बट अगर आपके जैसे मान लो रियल में आपके 3 से 4 क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं, यानी कि आपके पास टाइम है बट आपको रियल के नहीं आ रहे, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन है बट आपको 2 ऑप्शन को लेके सस्पेंस है, तो आप ऐसे टाइम पे उन क्वेश्चन को न करते हुए अगर आपके पास अप्लाइड है तो ये आप अप्लाइड के क्वेश्चंस को करो। बट अप्लाइड में ये सिलेक्ट करो कि उन क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में आपका टाइम कम लगने वाला है। आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को मत सिलेक्ट करना जो आपको आते हैं बट वो टाइम बहुत ले रहे हैं, क्योंकि आपको MS सेट में भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको आ तो सब रहे थे बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि आपके टाइम बहुत वेस्ट हो रहे थे। तो इसीलिए सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपका टाइम भी बचना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला एक्यूरेसी, दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट। ये 2 अगर आपका हो गया तो आपका कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। सिर्फ अगर आपका बहुत नॉलेज है और अगर आप मिस्टेक कर रहे हो, आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तब आपके चांसेस कम हो जाते हैं। बट आपने जितना पढ़ा है उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, आप एग्ज़ाम में आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो अच्छा है, तो आपके जो एग्ज़ाम निकलने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो ODE हो, PDE हो, COV हो, इंटीग्रल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल या मैकेनिक्स, ये सारे टॉपिक्स हम यूट्यूब पे कवर करने वाले। ये तो बात हो गई अप्लाइड की। अब बात करते हैं पार्ट ए की कि कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे यूट्यूब पे पार्ट ए में। इसमें हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कैसे किया जाता है जैसे उसका टेक्निक देखेंगे। संडे टू संडे लेक्चर होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं इसमें से वो हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के। सारे टॉपिक तो नहीं होंगे बट जितने भी होंगे संडे टू संडे वो हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, नंबर थ्योरी को हम संडे टू संडे ही ले लेंगे, क्योंकि नंबर थ्योरी आपका वहाँ पे भी पार्ट ए में भी यूज़ होता है। हालांकि इसके क्वेश्चन आपको मैथ्स में भी देखने को मिलेंगे ग्रुप थ्योरी के अंदर, बट यहाँ पे भी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। एरिथमेटिक में आपका सारे टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, सीरीज अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चन, मेंसुरेशन के क्वेश्चन, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो ये टॉपिक है, जितना पॉसिबल है इनमें से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपके पार्ट ए के बारे में। तो ये आपका यूट्यूब पे फ्री लेक्चर होगा, अल्टरनेट डेज लेक्चर होंगे आपके एक दिन छोड़ के, और जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए थे
अप्लाइड के होंगे और संडे टू संडे आपका पार्ट ए का होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपके यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगे और किस तरीके से आपके पेड क्लास पे क्लासेस चलेंगे। अब हम लोग एक एक करके CSIR नेट के सिलेबस, पेपर पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि अगर आप CSIR नेट का पेपर देने चाहते हो तो क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो तभी आप कोई क्लास ज्वाइन करो या फॉर्म भरो, अदरवाइज़ आपको भर के कोई मतलब नहीं। तो जो सबसे पहला चीज़ है कि कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल, ये तो कंपलसरी है, हर एक एग्ज़ाम में आपको पता होगा। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका MSc होना चाहिए। अगर आप एक ओपन कैटेगरी के हो या OBC कैटेगरी के हो तो आपका जो परसेंटेज है मिनिमम आपको 55% चाहिए। अगर आप अदर कास्ट के हो, SC शेड्यूल कास्ट के, तो आपको 50% आना चाहिए। ये तो बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट। अगर आप GRF के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि अगर आपको PhD करना है तो आपको उसके लिए GRF निकालना पड़ेगा ताकि आपको फेलोशिप मिल सके। आपको पता होगा कि कितना फेलोशिप मिलता है, नहीं तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बता दूंगा कि आप कैसे आपको GRF में कितने फेलोशिप मिलते हैं, वो सारे हम डिटेल में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अगर आप एक ओपन कैटेगरी के हो तो आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो 28 ईयर्स है। अगर आप एक OBC के कैंडिडेट हो तो आपका जो एज लिमिट है वो 31 ईयर्स है। लेकिन अगर आप एक SC शेड्यूल कास्ट तो आपको 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 33 ईयर्स तक आप ये GRF के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बाकी और भी है वो आप देख सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट है। एक तो परसेंटेज, एक तो अगर आप GRF के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी जो एज लिमिट, ये दो इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में कि जो आपका CSIR नेट का पेपर जो होता है उसके पेपर पैटर्न के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे। तो जो CSIR नेट का पेपर होता है उसको टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपका पार्ट ए में आपका एप्टीट्यूड होता है, पार्ट बी में आपके SCQ यानी कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन। अब सिंगल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके एक ही राइट होंगे, मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। और पार्ट सी जो आपका MSQ होता है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन या मल्टीपल सब क्वेश्चन, जिसमें आपके एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, आपके 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, आपके 3 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं और आपके 4 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो पार्ट सी में आपका MSQ, पार्ट बी में आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन और पार्ट ए में आपका एप्टीट्यूड। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया कि किस पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। पार्ट ए में आपके एप्टीट्यूड, पार्ट बी में सिंगल चॉइस क्वेश्चन और पार्ट सी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट ए के बारे में। तो पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि अगर आप पार्ट ए की बात करो, एप्टीट्यूड में टोटल आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको अटेम्प्ट कितना करना है, आपको अटेम्प्ट करना है मात्र 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपके मार्क्स जो हो जाएंगे वो 30 और हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको निगेटिव मार्किंग होगी 0.5, यानी कि 1/4 आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। कब? जब अगर आप किसी भी रॉन्ग ऑप्शन को टिक करते हो। तो मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ, टोटल क्वेश्चन पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो कि एप्टीट्यूड से रिलेटेड होते हैं, जिसमें से आपको 15 अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन आपका, ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपको 0.5 मार्क्स माइनस होंगे, अगर आप राइट करते हो तो आपके 2 मार्क्स ऐड होंगे, जिसमें से आपका टोटल मार्क्स आपके 30 मार्क्स होते हैं पेपर 1 से। आई होप आपको पार्ट ए क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन आपके 40 रहते हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 25, यानी कि 40 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है।
हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी 1/4 दैट इज 0.75 मार्क्स होगा। इसके अलावा टोटल मार्क्स जो होते हैं आपके 75, मतलब आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 25 आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जिसमें से हर एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे। राइट करोगे, अगर रॉन्ग करते हो तो आपकी -0.75 यानी कि 0.75 मार्क्स आपका माइनस होगा। और टोटल यानी कि 25 अगर आपको अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का है तो टोटल कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 75 मार्क्स का। आई होप आपको पेपर पार्ट बी का क्लियर हो गया होगा कि पार्ट बी में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, निगेटिव मार्किंग कितनी होती है और टोटल मार्क्स कितने रहते हैं। अब बात करते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी में टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपका नेट क्लियर करने का जो सबसे बोलते हैं ना डिसीजन मेकर, ये डिसाइड करता है कि आपका कितना, मतलब जो मेन जो रहता है ना वो पार्ट सी है। क्योंकि पार्ट सी अगर आपका अच्छे से हो गया ना तो देखा जाए तो 75% आपका काम हो जाता है। अगर पार्ट सी में आपके 65 प्लस या 70 आ गया तो फिर आपको पार्ट बी और पार्ट ए से आप इजीली गेन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, बट यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। और दूसरी बात, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल सब क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन फंसते भी हैं और यहाँ से आपके स्कोर भी होते हैं, ठीक है। जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है? सिर्फ 20, यानी कि मात्र 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो 60 में से ओनली 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पे। हर एक क्वेश्चन यानी कि ईच क्वेश्चन 4.75 मार्क्स। अब मार्क्स देख सकते हो कि अगर एक क्वेश्चन आपका राइट होता है तो आपको टोटल 4.75 मार्क्स मिलेंगे। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती। आपके जो टोटल मार्क्स आएंगे 95, यानी कि सिर्फ पार्ट सी आपका 95 मार्क्स का होता है। अगर आपकी पार्ट सी पे कमांड हो गई तो आप कह सकते हो कि आपके नेट निकालने के चांसेस 80 to 90% हो जाते हैं। अगर आपको पार्ट सी के क्वेश्चंस करने आ रहे हैं, उसके ऑप्शन को एलिमिनेट करने आ रहे हैं, आपको काउंटर एग्जाम्पल लेने आ रहे हैं, तो फिर आपका चांसेस बढ़ जाता है CSIR नेट एग्ज़ाम निकलने का। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, टोटल आपको 60 क्वेश्चंस में से 20 आपको सिलेक्ट करना है, वही आपको अटेम्प्ट करने हैं, और आपको स्टार्टिंग के 20 ही अटेम्प्ट करने हैं। ये भी रूल है, ऐसा नहीं कि आप 40 अटेम्प्ट कर लोगे तो आपके जो स्टार्टिंग के 20 है सिर्फ वही कैलकुलेट होते हैं। और आपका टोटल यहाँ पे 95 मार्क्स का पार्ट सी होता है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो टोटल जो है विथआउट मतलब ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शन को छोड़ दूँ तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें पार्ट ए आपका 30 मार्क्स का होता है। इसके बाद बात करूँ पार्ट बी जो कि आपका 75 मार्क्स का होता है, पार्ट सी जो आपका 95 मार्क्स का, यानी कि आप टोटल ऐड करोगे तो 200 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप विथ ऑप्शन की बात करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप विथ ऑप्शन की बात करो तो यहाँ पे पार्ट ए में आपके टोटल 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। पार्ट बी में आप देख सकते हो टोटल आपके 120 मार्क्स और यहाँ पे 40 मार्क्स। और अगर मैं पार्ट सी की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका टोटल मार्क्स है वो 285। तो देख सकते हो कि पार्ट सी कितनी इंपॉर्टेंट है। पार्ट सी में टोटल 285 का यानी कि 95 क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का, और आपको कितना सिलेक्ट करना है? सिर्फ 20 क्वेश्चन वहाँ से सिलेक्ट करने होते हैं। अगर वहाँ से आपका 13 से 15 भी राइट हो गया ना तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं नेट निकलने के। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आपका पैटर्न रहता है, किस पार्ट में कितने क्वेश्चन रहते हैं, कौन से पार्ट में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और निगेटिव मार्किंग कैसे होती है, किसमें कितना अटेम्प्ट करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका कट ऑफ क्या रहता है, कट ऑफ की रेंज क्या होती है। हम देखेंगे ओपन का भी, AWS का भी, OBC का और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, सबका हम कट ऑफ देखते हैं कि किसके बीच में रहता है, ताकि कब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कम से कम कितना चाहिए, और एक लिमिट है, उस लिमिट से अगर आपका ज़्यादा मार्क्स आता है तो आप कंफर्म समझो कि आपका CSIR नेट का एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। अगर आप तो कट ऑफ को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, एक लेक्चरशिप में, यानी कि सिर्फ नेट आपका क्लियर होगा तो आपको कितना चाहिए,
लेकिन अगर आप जीआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका अलग से मैंने कट ऑफ रखा है। उसका जो कट ऑफ है वो जनरली 5 to 10 मार्क्स, सॉरी 10 मार्क्स हमेशा ज़्यादा रहता है, 5% नहीं, 10 मार्क्स आपका ज़्यादा रहेगा। अगर परसेंटेज में देखोगे तो 5%। पहले बात करते हैं ओपन या जनरल कैटेगरी के। अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो जो आपका रेंज रहेगा यानी कि 41% और 53.5, ये मैंने कैसे निकाला है कि जो सबसे मिनिमम था वो अब तक का 41% है, यानी कि 41% से कम कभी भी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ नहीं आया है और कभी भी 53.55 से कभी ज़्यादा नहीं आया है। तो ये परसेंटेज में, अगर मैं मार्क्स की बात करूं, अगर आप एक लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके मार्क्स अगर 107 से ज़्यादा आ जाते हैं तो ये मान के चलो कि आपके जो एग्ज़ाम है वो इजीली आप निकल जाएंगे, अगर आप सिर्फ लेक्चरशिप के लिए वो कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का। पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था, ये तो पिछले साल से आया है। तो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो जो सबसे कम कट ऑफ था ये ओबीसी का है, सबसे कम कट ऑफ 36.90, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 74 मार्क्स और मैक्सिमम 92। अगर इसके बीच में आपका आ रहा है तो चांसेस हैं, लेकिन अगर 74 से कम आ रहे हैं तो आपके चांसेस 10% हो जाते हैं, लेकिन अगर 92 से ग्रेटर है तो आपके चांसेस 90%, क्योंकि हो सकता है कभी पेपर बहुत हार्ड आ जाए तो वो 74 से भी कम हो सकता है, और अगर पेपर बहुत ईजी आ जाए तो वो 92 से भी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की। तो शेड्यूल कास्ट का जो आपका कम से कम कट ऑफ गया है वो 28.13, यानी कि आप कह सकते हो 56 मार्क्स, और जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो 38.16, यानी कि 76 पॉइंट समथिंग। इसके बाद बात करते हैं एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स का। इसमें जो कम से कम कट ऑफ है वो 25, लगभग जनरली 25 रहता है, 25%। हालांकि कुछ पिछले 1-2 सालों से ये इसके कट ऑफ बढ़ रहे हैं, तो यानी कि 38.16, मैक्सिमम आपका 76, जनरली 76 भी नहीं जाता, ये आपका 50 to 60 के अंडर बीच में ही रहता है। ठीक है, मैंने एवरेज भी लिखा है 28, 50, 43, 34, ताकि एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किसके रेंज में आपका कट ऑफ रहता है। अगर आप कोई फिजिकल हैंडीकैप का है तो उसका भी कट ऑफ लगभग यही रहता है, लेकिन मान के चलो 60 के अंडर ही आता है अगर आप एक लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करें। तो ये तो हो गया लेक्चरशिप के लिए। ऐसे सेम हम देख सकते हैं किसके लिए, कट ऑफ जीआरएफ के लिए। कट ऑफ का जो जीआरएफ का कट ऑफ है वो जनरली 5% या 10 मार्क्स ज़्यादा होता है अगर मैं कंपेयर करूं लेक्चरशिप से। तो ओपन या जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जिसका सबसे कम कट ऑफ क्या है वो 92 मार्क्स है, यानी कि 92 से कम कभी भी जीआरएफ का कट ऑफ नहीं गया है। और अगर मैं 120 से ग्रेटर बोलूँ तो कभी भी लेक्चरशिप अरे जीआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी का 122 को कभी क्रॉस नहीं किया है। तो मतलब 92 से लेके 120 के बीच में आप कर रहे थे। जनरली अगर मैं बात करूं तो एवरेज आपका 110 या मतलब 105 और 115 के बीच में ही रहता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इसका जो कम से कम कट ऑफ है वो 82 मार्क्स है और सबसे हाईएस्ट मार्क्स है 100, यानी कि अगर आप 100 को क्रॉस कर जाते हो और अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हो तो आपका चांसेस बढ़ जाता है 90% कि आपका जीआरएफ भी निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट का। तो ये आपका 31.25% टू 42, यानी कि मार्क्स में कन्वर्ट करूँ तो ये आपका 62.5 से लेके 83 के लगभग हो जाएगा। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब्स का भी वही है, लिमिट मिनिमम आपका सेम है, सॉरी मिनिमम आपका 25% और मैक्सिमम आपका 42.4, वही सेम आपका फिजिकल हैंडी का। तो ये तो हो गई कट ऑफ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ आपका किसके बीच में रहता है। आपकी मिनिमम कट ऑफ क्या हो सकती है, आपका मैक्सिमम कट ऑफ क्या हो सकता है, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस कि सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं। वैसे तो मैंने आपको जो जो टॉपिक आते थे वो सारे बता दिए कि रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब उसके अंदर सब टॉपिक क्या होते हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट का है वो, आप वो डाउनलोड करके
पूरा रीड कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक CSIR नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि CSIR नेट का सिलेबस क्या है टॉपिक वाइज। तो ये आपका सिलेबस है CSIR UGC नेट, यानी कि जो CSIR नेट का मैथमेटिकल साइंस के लिए जो आपका सिलेबस है वो ये, जिसमें यूनिट 1 में मैंने आपको बताया था कि 2 टॉपिक आते हैं आपके, रियल और दूसरा आपका लीनियर अलजेब्रा, जिसमें एनालिसिस में आप टॉपिक देख सकते हो एलिमेंट्री सेट थ्योरी, फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट, रियल नंबर सिस्टम, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ये एक बार आप रीड कर सकते हो, जो भी टॉपिक्स आप लोग देख सकते हो। सीक्वेंस सीरीज है, कंटिन्यूटी है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन, रीमान इंटीग्रेशन, मोनोटोनिक फंक्शन टाइप ऑफ, यानी कि लेबक इंटीग्रेशन, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल और मैट्रिक्स स्पेस कॉम्पैक्टनेस, ये सारी चीज़ें। लीनियर अलजेब्रा में वही सब आपका मैट्रिक्स आता है, वेक्टर स्पेस आता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और मेनली जो क्वेश्चन रहते हैं वो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से आते हैं, और लास्ट में आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस, क्वाड्रेटिक फॉर्म, उससे रिलेटेड। यूनिट 2 में आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, सेम वही टॉपिक्स आते हैं जो आपके सेट में थे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पावर सीरीज, ट्रांसडेंटल फंक्शन या फिर जितने भी इंटायर फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक फंक्शन, इंटायर फंक्शन, CR इक्वेशन, इंटीग्रल से रिलेटेड जो भी कॉची इंटीग्रल है, रेसिड्यू थ्योरम है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, लिविलिस थ्योरम, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, स्कॉर्स लेमा, ओपन मैपिंग थ्योरम, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, कॉन्फॉर्मल मैपिंग और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अलजेब्रा में जो टॉपिक करेंगे हम लोग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये आपका नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपके अलजेब्रा के टॉपिक एक बार रीड कर सकते हो। टोपोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता, अगर आते भी हैं तो जनरली आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स। जैसा कि मैंने बताया था ये सारे टॉपिक हम यूट्यूब पे कवर करने वाले, ये आपका पेपर 2 में आता है। अब बात करते हैं ये आपका यूनिट 3 में आता है। यूनिट 2 में तो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मॉडर्न अलजेब्रा था, ये यूनिट 3। यूनिट 4 मैथमेटिक्स वाले के लिए नहीं रहता, ये जो स्टैट्स के बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए रहता है, बट यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे मार्को चेन से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी के स्टैंडर्ड एग्जाम्पल वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेनली ये किसके लिए, स्टैट्स वालों के लिए, ये आप स्किप कर सकते हो। आपको जो मेनली फोकस करना होता है वो पेपर 1 और पेपर 2 में करना होता है। पेपर 3 में आप अप्लाइड के सिलेक्टेड टॉपिक करो, पूरा अप्लाइड करने की ज़रूरत नहीं है। COV इंटीग्रल इक्वेशन के इजी क्वेश्चन, ODE PD तो आपको जनरली आता होगा वो क्वेश्चन, और हम कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूमेरिकल के सिलेक्टेड टॉपिक्स भी यूट्यूब पे करने वाले, जिससे कि आपका किसी भी डोमेन में ऐसा ना हो कि अगर आप एक डोमेन आपका ख़राब चले गया, जैसे अगर रियल हार्ड आ गया या आपका लीनियर हार्ड आ गया, तो फिर आप कहीं ना कहीं से आप बैलेंस कर पाओ, ताकि आपको फ़र्क ना पड़े, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप किसी भी डोमेन से क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। तो ये हो गया सिलेबस, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप गूगल करोगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बेस्ट बुक्स फॉर मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट बुक्स कौन सा है, या आप CSIR नेट के लिए कौन से बुक को रेफर कर सकते हो। तो मैं इसके लिए आपको अपने एक लिंक है बेस्ट बुक्स फॉर मैथमेटिक्स, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। आप वो वीडियो देख लो, उसमें आपको हर एक टॉपिक के बुक्स मिल जाएंगे कि कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है। आप उन बुक्स को टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हो, मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ जाके टेलीग्राम ग्रुप पे वो सारे बुक वहाँ से जाके आपको सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन से प्लेलिस्ट में जाना है, बेस्ट बुक्स फॉर मैथमेटिक्स, आप उसको देख सकते हो। तो ये देख सकते हो, आपको मेरे चैनल पे जाना है और उसमें जाके आपको स्पेशल क्लास में जाना है। ठीक है, तो जैसे आप स्पेशल क्लास में जाओगे, स्पेशल क्लास में आपको ये देखो बेस्ट बुक्स फॉर मैथमेटिक्स, हर एक टॉपिक के लिए आपको जो बेस्ट बुक्स हैं आप इसमें जाके देख सकते हो। आपको जो भी टॉपिक चाहिए, सारे टॉपिक के कौन से बुक सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी वो जो बुक है उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको सारे बुक्स मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि
कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से किस टॉपिक से कितने मार्क्स आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको ये एक बार आइडिया लग गया तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर टाइप जो भी टॉपिक है आप उस पर फोकस कर सकते हो। कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स आपको लाने ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में क्या होता है, एक तो रियल एनालिसिस, दूसरा आपका लीनियर अलजेब्रा। ये दो टॉपिक आपके यूनिट 1 में आते हैं और ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जो वेटेज है वो भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने मार्क्स के आपके यहाँ से आएंगे। तो सिर्फ रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा से आपके 110 एंड से लेके 122 मार्क्स तक आ रहा है। और आपको कट ऑफ लेक्चरशिप के लिए कितना चाहिए, मैक्सिमम 107, और जीआरएफ के लिए कितना चाहिए 120। मतलब अगर आपका रियल और लीनियर अच्छा हो जाएगा तो सिर्फ रियल और लीनियर के हेल्प से अगर आप बाकी सब्जेक्ट न भी करो और जो पार्ट ए है तो उन दोनों का यूज़ करके आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना उसके लिए सिर्फ 2 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका रियल और लीनियर उतना अच्छा नहीं है तब आपको अप्लाइड करना पड़ता है, तब आपको कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न अलजेब्रा, ये सारे टॉपिक्स करने पड़ते हैं। बट अगर आपका जो मेन प्योर सब्जेक्ट अच्छा है ना तो आपका अप्लाइड कुछ भी नहीं पढ़ोगे तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप रियल और लीनियर छोड़ के बाकी सब टॉपिक करो तो भी आपके चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब इसमें देखो रियल का वेटेज देख सकते हो कि जो सबसे कम वेटेज हैं 56 मार्क्स, सबसे हाईएस्ट कितना 80, मतलब 80 मार्क्स तक आपका रियल एनालिसिस का, सिर्फ रियल एनालिसिस से 80 मार्क्स तक पूछे गए। पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आते हैं, रियल एनालिसिस के पार्ट बी में आपके 18 to 27 सिर्फ पार्ट बी में आते हैं, यानी कि 6 से लेकर 9 क्वेश्चन तक आपके पार्ट बी में आते हैं। पार्ट सी की बात करूं तो यहाँ पे 33 से लेकर 53 मार्क्स तक, मतलब अगर मैं लमसम क्वेश्चन की बात करूं तो आपका 7 to 10 क्वेश्चन आपके 7 to 11 क्वेश्चन आपके पार्ट सी में आते हैं। बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा का आपका 40 to 60 मार्क्स का आता है। पार्ट बी की बात करूं तो जिसमें 12 से लेकर 21 तक, और पार्ट सी की बात करूं तो 28 से लेकर 43 तक। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो आपका कितना इंपॉर्टेंट है रियल और लीनियर अलजेब्रा। यहाँ से आपके 110, मतलब मिनिमम जो आया है अब तक 110 और जो मैक्सिमम आया है 122 तक। तो इसके बीच में आपका रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो लेक्चरशिप के लिए सिर्फ 107 चाहिए और इसका जो वेटेज है 100 से ऊपर है। तो यानी आप एक बार रियल और लीनियर अलजेब्रा अच्छा कर लो तो आपके 75% से 80% काम आपका आसान हो जाता है। लेकिन अगर कभी कभी रियल के क्वेश्चन हमेशा फंस जाते हैं, चाहे वो पार्ट सी हो चाहे पार्ट बी हो, 2-3 से क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो आपके एक ना एक ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन ऐसे आपके सामने आ जाएंगे कि आप उतने कम टाइम में डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि आपके दिमाग में वो टाइम पे काउंटर एग्जाम्पल नहीं आता। तो ऐसे टाइम पे जो काम देता है वो आपका कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न अलजेब्रा या फिर आपका अप्लाई। बट सबसे पहला प्रेफरेंस आपका रियल और लीनियर, जितना हो सकता है आप उसको अच्छा करो, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, मैक्सिमम काउंटर एग्जाम्पल निकालो। बाकी आप वेटेज वगैरह देख सकते हो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में आपका आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का इतना रोल नहीं रहता, कभी कभी इसके क्वेश्चन इजी पूछ लेते हैं, कभी कभी हार्ड पूछ लेते हैं, कभी कभी सिंपल रिजल्ट पे आ जाता है तो हो भी जाते हैं, कभी कभी नहीं बनते। तो इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न अलजेब्रा के कुछ टॉपिक। कॉम्प्लेक्स आप सब करके जा सकते हो, मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। टोटल मार्क्स आपका आता है 81 से लेकर 93 तक, यानी कि अच्छा खासा वेटेज हम कह सकते हैं तीनों का मिला के, जिसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वेटेज होता है 30 to 35 मार्क्स, जबकि मॉडर्न अलजेब्रा का होता है 32 से लेके 41 मार्क्स। टोपोलॉजी का 9 से लेके 27 तक, कभी कभी 2 क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी इसके बन जाते हैं। तो ये आपका वेटेज हो गया किसका, यूनिट 2 का, कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न अलजेब्रा प्लस टोपोलॉजी। तो इसमें 81 से लेकर 93 तक, यानी कि अगर आपके रियल में 110 में से मान लो आपके 60 भी बन रहे हैं तो यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी मिला के कम से कम 25 से 30 के बीच में ला सकते हो। अब उसके बाद आपके पास अप्लाइड बचा है, आपके पास
पार्ट ए बचा है, तो यानी कि कहीं से भी आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगर कब, जब का रियल अच्छा ना हो। लेकिन अगर रियल अच्छा है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 3, दैट इज़ अप्लाइड। अप्लाइड में जो टोटल मार्क्स आते हैं वो 80 से लेके 85 का आपका अप्लाइड आता है। बट ये देखो कि अप्लाइड में टॉपिक कितने हैं। एक तो ODE है जिसमें 13 से लेकर 21 मार्क्स। अब बताओ ODE इतना बड़ा टॉपिक है और उसमें से आ कितना रहा है 13 से लेकर 21 तक, और वो भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे इस बात की गारंटी नहीं। सेम आपका PTE में भी है 16 से लेकर 23 तक। हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपसे बन जाए, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस के भी कभी 1 क्वेश्चन बनते, कभी कभी 1 भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। COV के जनरली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आपका हमेशा बन ही जाते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन की भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, सारे तो नहीं बनते COV में भी इंटीग्रल, पर 1 से 2 क्वेश्चन आपके पार्ट C में बन ही जाते हैं या पार्ट B। तो ये टॉपिक है। इसके अलावा क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन भी इतना नहीं आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसके रहते हैं, कभी एक ही क्वेश्चन आता है। तो ये आपका टोटल वेटेज हो गया अप्लाइड का। तो यानी कि हमने पूरा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 का पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा। तो ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी CSIR नेट के बारे में। हमने CSIR नेट के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में देखा, कट ऑफ क्या रहती है, कट ऑफ का रेंज क्या होता है, कैटेगरी वाइज ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, सिलेबस हमने देखे, किस टॉपिक से कितने मार्क्स आते हैं, पैटर्न देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको ये शेयर करो। आपके क्लासमेट होंगे या आपके जो जूनियर होंगे, अगर आप MSc कंप्लीट कर चुके हैं तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करो, और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, जहाँ पे हम लोग 2021 MS सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे जब तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते। और उसके बाद हमारा जो CSIR नेट का जो अप्लाइड का सेक्शन है वो नेक्स्ट वीक से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा। अगर IIT JAM के आपके कोई भी फ्रेंड है तो आप उनको शेयर कर सकते हो, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है वो IIT JAM के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे होगा। उसकी सिलेबस, उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पेपर पैटर्न, वो सारी चीज़ें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।